हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में। हम वायुमंडल के अंदर पढ़ रहे थे क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तापमंडल के बारे में। ठीक है, कौन से मंडल के बारे में? तापमंडल के बारे में। ठीक है, इसकी बात करें तो ये जो मंडल है ये तापमान के आधार पर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत है कि जो अपन तापमान के आधार पर मंडलों को डिवाइड किया था, परतों को बांटा था, उसके आधार पर जो तापमंडल है वो क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसको हम बहिर्मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल भी कहते हैं। आगे हम बात करें तो ऊंचाई के अनुसार या ऊंचाई की बात करें इसकी, तो इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 1200 किलोमीटर तक होती है। जो तापमंडल की ऊंचाई की बात करें तो कितनी होती है? लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसमें हम बात करें तो इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, कि जैसे जैसे हम इस परत में ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो इस परत में गैसों का घनत्व कम होता है। ठीक है, गैसों का घनत्व क्या पाया जाएगा? कम पाया जाता है। ठीक है, और गैसों का घनत्व कम होने के कारण इस परत में तापमान महसूस नहीं होता। ठीक है, इस परत में क्या है? गैसों का घनत्व कम है और गैसों घनत्व कम होने के कारण यहाँ पर तापमान महसूस नहीं होता। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये जो मंडल है ये निहारिका या नेबुला जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जो तापमंडल में जो वायुमंडल होता है वहाँ गैसों घनत्व क्या है? कम है और इसके कारण यहाँ पर जो वायुमंडल है वो कैसा दिखाई देता है? निहारिका या नेबुला जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इस मंडल की बात करें तो इस मंडल को कार्यात्मक आधार पर दो भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। नंबर 1 आयन मंडल और नंबर दूसरे की बात करें तो दूसरा है आयतन मंडल। ठीक है, इसके दो भाग हैं कार्यात्मक आधार पर, एक तो आयतन मंडल और दूसरा है एक तो आयन मंडल और दूसरा आयतन मंडल। ठीक है, कि जो तापमंडल है ये तापमान के आधार पर वायुमंडल की क्या है? सबसे ऊपरी परत है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हम करें तो इसे हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर लगभग कितनी? 1200 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे जाएंगे तो तापमान में क्या होती है? इस परत में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता चला जाता है। यहाँ गैसों का जो घनत्व है वो क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, और घनत्व कम रहने के कारण यहाँ पर तापमान को महसूस
नहीं किया जा सकता। ठीक है, तापमान आपको महसूस नहीं होगा। ये जो मंडल है, इसमें जो वायुमंडल आता है, इसमें तापमंडल में बात करें तो वायुमंडल निहारिका या नेबुला जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और कार्यात्मक आधार पर इसके क्या हैं, दो उपवर्ग बनाए गए हैं। एक तो है आयन मंडल और दूसरा है आयतन मंडल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं आयतन मंडल के बारे में। आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल की हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है, आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 80 किलोमीटर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, लगभग 400 किलोमीटर तक। कौन सा मंडल आता है, आयन मंडल आता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें हम तो इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें आयन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें आयन कहते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। ठीक है, इस परत में अगर हम बात करें तो इस परत में ऑरोरा या ओरोरा की घटनाएं होती हैं। ऑरोरा की घटनाएं होती हैं। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय प्रकाश होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय प्रकाश होते हैं। ठीक है, जो ऑरोरा होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं। ठीक है, जो ऑरोरा का अर्थ होता है, ऑरोरा का जो अर्थ होता है, ऑरोरा का अर्थ होता है प्रातःकाल। ठीक है, ऑरोरा का अर्थ क्या होता है, प्रातःकाल। ठीक है, ये जो ऑरोरा की घटना है, ये वायुमंडल में जो ऑरोरा है, इसकी जो घटना है, ये वायुमंडल में सूर्य से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग हैं। ठीक है, ऑरोरा क्या है कि जो सूर्य से विसर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग होती हैं वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे वायुमंडल में क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑरोरा कहते हैं। ठीक है, कि सूर्य से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की तरंगें निकलती हैं जो कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रकाश होते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, ऑरोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो जो ऑरोरा होता है वो ध्रुवीय प्रकाश होते हैं। ऑरोरा क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकाश होते हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर
दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो ये जो परत है आयन मंडल की, ये परत जो आवर्ती वाली तरंगे होती हैं, ठीक है, जो आवर्ती वाली तरंगे होती हैं जिनमें निम्न, मध्यम व उच्च आवर्ती वाली तरंगों का परावर्तन करती है। ठीक है, कि जो निम्न, मध्यम, उच्च आवर्ती वाली जो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन कौन सी परत करती हैं? आयन मंडल करते। ठीक है, और इस आवर्ती का परावर्तन करने के कारण इसके भी क्या हैं, 4 उपवर्ग बनाए गए हैं। 4 उपवर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं हम कि जो आयन मंडल है उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। ठीक है, इस परत में कौन सी घटना, अरोरा की घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जो अरोरा होते हैं वो क्या होते हैं, प्रातः काल। ठीक है, अरोरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रातः काल। ठीक है, और जो अरोरा होती है वो क्या है, सूर्य से जो विसर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग होती है, ठीक है, वही क्या है, अरोरा की घटना को जन्म देती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग क्या होगी, वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगी जिसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रकाश दिखाई देंगे जिन्हें क्या कहा जाता है, अरोरा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर जो अरोरा बनता है उसे कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो बनता है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, और इस परत के द्वारा निम्न, मध्यम, उच्च आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन किया जाता है, जिसके आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहली है डी परत। डी परत की बात करें तो इसके द्वारा निम्न आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन किया जाता है। ठीक है, कि जो डी परत होती है उसके द्वारा निम्न आवर्ती वाली तरंगों का क्या होता है, परावर्तन किया जाता है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका जो संबंध है वो किससे होता है, सूर्य विकिरण से इसका संबंध होता है। ठीक है, अर्थात यह परत सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो डी परत है वो सूर्यास्त के साथ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें ई परत की। उससे पहले इसका अगर उस ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके बाद ई परत। ठीक है, ई परत की बात करें तो इस परत की जो ऊंचाई होती है वो होती है 100 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इस परत को अन्य नाम कैनली, हैवी साइट, ठीक है,
कैली हेविसाइट परत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको कैली हेविसाइट परत भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसके द्वारा, इस परत के द्वारा मध्यम आवर्ती वाली तरंगों का परावर्तन होता है। ठीक है, कि इसके द्वारा जो मध्यम आवर्ती वाली जो तरंगें होती हैं उनका क्या किया जाता है, परावर्तन किया जाता है। और ये जो परत है ये भी सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है। सूर्यास्त के साथ ये भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है एफ परत। एफ परत की बात करें तो इस एफ परत की जो ऊंचाई है वो पाई जाती है लगभग 130 से 380 किलोमीटर। ठीक है, इस परत को आफलिटन परत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, आफलिटन परत भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 130 से 380 किलोमीटर। इसकी बात करें तो ये उच्च आवर्ती वाली, या हम कहें मध्यम व उच्च आवर्ती वाली तरंगों का परावर्तन करती है। ये जो परत होती है ये मध्यम व उच्च आवर्ती वाली तरंगों का क्या करती हैं, परावर्तन करती हैं। और ये परत जो है वो दिन रात मौजूद रहती है। ठीक है, दिन रात मौजूद रहती है। इससे पहले जो दो परत थी वो सूर्यास्त के साथ क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो एफ परत है वो सूर्यास्त के बाद भी क्या रहती है, मौजूद रहती है। अर्थात दिन और रात दोनों टाइम क्या रहेगी, अस्तित्व में रहेगी। इसकी ऊंचाई 130 से 380 किलोमीटर आफलिटन परत भी कहते हैं। और इसकी बात करें तो मध्यम व उच्च आवर्ती वाली तरंगों का क्या करती है, परावर्तन करती है। दिन और रात दोनों क्या रहती है, मौजूद रहती है। ठीक है, एफ के बाद आती है जी परत। जी परत की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 380 किलोमीटर के ऊपर। इसकी क्या रहती है, ऊंचाई रहती है। इसमें हम बात करें तो ये जो परत है ये उच्च आवर्ती वाली तरंगों का परावर्तन करती है। ठीक है, उच्च आवर्ती वाली तरंगों का क्या करती है, परावर्तन करती है। ये भी क्या है, दिन रात मौजूद रहती है। दिन रात मौजूद रहती है। दिन रात क्या रहेगी, ये मौजूद रहती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसके बाद आता है आयतन मंडल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आयतन मंडल। आयतन मंडल की बात करें आयतन मंडल की अगर बात करें तो जो आयतन मंडल है इसकी ऊंचाई 400 या 640 किलोमीटर के ऊपर, 400 से 640 किलोमीटर तक
होती हैं। ठीक है, ये जो मंडल है ये 400-600 किलोमीटर से ऊपर तक 1200 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो जो ये मंडल है इसमें जो गैसें होती हैं, गैसें अत्यंत हल्की होती हैं। इस परत में जो गैसें होती हैं वो क्या रहती हैं, बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वायुमंडल है, यहाँ पर जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल अत्यंत विरल होता है। यहाँ पर वायुमंडल भी कैसा होता है, अत्यंत विरल होता है। और वो कैसा दिखाई देगा, निहारिका या नेबुला जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 400 से 600 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है। ठीक है, गैसों का आयतन क्या होता है, अत्यंत हल्की होती हैं। वायुमंडल कैसा होता है, अत्यंत विरल होता है। कैसा दिखाई देता है, निहारिका या नेबुला जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो इस परत में या इसके ऊपरी भाग में हम बात करते हैं तो ऊपरी भाग में इस परत के जो ऊपरी पार्ट होता है, ऊपरी भाग में विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा पकड़े गए कण पाए जाते हैं। विद्युत चुंबकीय द्वारा पकड़े गए कण पाए जाते हैं। ठीक है, इस परत की जो खोज है, इस परत की खोज जो है, खोज की थी इसकी वॉन एलन ने। ठीक है, इस परत की खोज किसने की थी, वॉन एलन ने। ठीक है, जो कण होते हैं विद्युत चुंबकीय द्वारा पकड़े गए, कौन से कण, आवेशित जो कण होते हैं, इन आवेशित कणों की जो परत होती है उसकी खोज किसने की थी, वॉन एलन ने की थी। इसलिए इसे वॉन एलन परत भी कहते हैं। ठीक है, इसको वॉन एलन परत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक है आपका, ये तो क्या था, तापमान के आधार पर बांटी गई परतें थी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले था क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल और उसके बाद में तापमंडल। तापमंडल में दो भाग थे, आयन मंडल और एक आयतन मंडल। इसके बाद में हमारा जो दूसरा पार्ट है वो बच रहा है किसका, रासायनिक आधार पर। ठीक है, कौन सा है, रासायनिक आधार पर। दूसरा था रासायनिक आधार पर परतें बांटी गई थी। अगर रासायनिक आधार की बात करें तो पहला है सममंडल। सममंडल, रासायनिक आधार पर पहला मंडल कौन सा है, सममंडल। इसकी बात करें तो इसमें तापमान क्या रहता है, तापमान एक समान रहता है। ठीक है, तापमान क्या रहेगा, एक समान रहता है। ठीक है, सॉरी तापमान नहीं है, इसमें रासायनिक आधार पर जो इसका रासायनिक संगठन है, जो इसका रासायनिक जो संगठन है वो एक समान रहता है।
जो इसका रासायनिक संगठन है वो क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो इसमें क्षोभ मंडल, जो परतें हैं, इस मंडल में जो परतें आएंगी वो परतें कितनी आती हैं, 3 परतें। कौन कौन सी परतें, एक तो क्षोभ मंडल, दूसरी की बात करें तो समताप मंडल, और अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी होती है मध्य मंडल। ये 3 परतें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और 3 ही इसमें क्या पाई जाती हैं, संक्रमण पेटियां। 3 ही इसमें क्या है, संक्रमण पेटी। कितनी है, 3। कौन कौन सी, एक तो है क्षोभ सीमा, एक है समताप सीमा, और एक कौन सी है, मध्य सीमा। ये 3 इसमें क्या पाई जाती हैं, पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद में हम बात करें जो दूसरी परत है उसको बोलते हैं विषम मंडल। जो रासायनिक आधार पर दूसरा जो भाग है उसका नाम है विषम मंडल। विषम मंडल में अगर हम बात करें तो जैसे सममंडल के अंदर तो क्या था, एक समान रासायनिक संगठन था, और इसमें जो रासायनिक संगठन होता है, रासायनिक जो संगठन है वो क्या पाया जाता है, असमान। रासायनिक संगठन क्या रहता है, इसमें असमान रहता है। इसमें एक तापीय परत शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक तापीय परत शामिल है। ठीक है, जिसमें क्या आती है, ताप मंडल, या अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या आ जाता है, एक तो आयन मंडल और एक क्या जाता है, आयतन मंडल। ठीक है, एक तो क्या जाती है इसमें आयन मंडल की परत, और दूसरी क्या आ जाती है, आयतन मंडल की परत। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इस विषम मंडल में चुंबकीय पेटी भी शामिल है। ठीक है, चुंबकीय पेटी भी क्या है, इसमें शामिल होती है। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें चुंबकीय मंडल भी आता है। तो ये तो आपका क्या था, वायुमंडल की परतीय संरचना। एक थोड़ा सा गैसों के आधार पर भी होता है। गैसों के आधार पर, अगर गैसों के आधार पर हम देखें तो जैसे सबसे पहले हम बात करें गैसों के आधार पर, गैसों के आधार पर जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परत। ठीक है, फिर जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में हम बात करें तो हीलियम, हीलियम के बाद में हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन जो परत है या जो नाइट्रोजन गैस है उसकी ऊंचाई है 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 200 से लेकर 1100 किलोमीटर तक पाई जाएगी। और हीलियम की परत जो बात करें तो 1100 से लेकर 1700 किलोमीटर तक, और हाइड्रोजन की जो बात करते हैं वो है 1700 से लेकर 3200 किलोमीटर तक। ठीक है, 1700 से लेकर 3200 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या पाई जाती हैं, ये परतीय संरचना पाई जाती है। 3200 नहीं, सॉरी, कितना होता है ये, 2600 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 1700 से लेकर 2600 किलोमीटर तक कौन सी, हाइड्रोजन की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, एक छोटा सा डेटा सही कर लेना। अक्रिय गैसों में, ठीक है, अक्रिय गैसों में एक शब्द लिखवाया था कि हीलियम
अक्रिय गैसों में लिखवाई थी, लेकिन हीलियम क्या है, सक्रिय गैस है, उसकी जगह क्या आएगा, आर्गन। ठीक है, कौन सी आ जाएगी, आर्गन। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, कल हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्य ताप के बारे में, इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्या था, वायुमंडल की परतीय संरचना, उसका संगठन क्या है, उसके कितने भागों में उसको बांटा गया है, तापमान के आधार पर बात करते हैं, एक क्या करते हैं रासायनिक आधार पर, एक गैसों के आधार पर इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, सूर्य ताप या इंसोलेशन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।